नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सदमार्ग पर चले सब, धन धान्य के भंडारी, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। आखिर में हमारी संस्कृति सृष्टि की चिंता करने वाली जो संस्कृति है, आज यहाँ जंगल और जानवर दोनों ही दुखी हैं। आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम सृष्टि की सुख की कामना करने वाले लोगों के इस देश में किस तरह से जीव जंतु दुखी हैं, और इन जीव जंतुओं को सुखी करने के लिए अनवरत संघर्ष करने वाले भीलवाड़ा के प्रसिद्ध पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि हमारी संस्कृति की कामना हम सब जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो ये हमारी संस्कृति थी, जो एक आम जीव के लिए सुख की कामना करने वाली, आज जो हालात जो बने हैं जंगल के और जीव के और जंतु के, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में पेड़ और पशु पक्षियों पर आज़ादी के बाद ज़्यादा हमले हुए हैं और लोकतंत्र बहाल हुआ है, लेकिन जंगल और जानवर कम हुए हैं। आज़ादी के समय में 37,700 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था राजस्थान में, वो घट कर के लगभग 31,000 हो गया है, यानी 6,000 जी हेक्टेयर कट गया। तो ऐसे में कैसे आप ठीक पर्यावरण की बात कर सकते हैं? जी, आज़ादी के समय 600 बाघ थे, बाघों की संख्या 60 रह गई, मोरों की संख्या 35-40% रह गई, गिद्ध समाप्त हो गए, घोड़ावण 5,000 थे, उसके 50 रह गए। यही सारी कहानी सारे। बाबूलाल जी, बड़ा सवाल उठता है कि दुनिया में जो अहिंसक समाज या शाकाहारी समाज, सबसे बड़ा जो समाज है वो भारत में है, और राजस्थान तो लगभग पूर्ण शाकाहारी समाज है। उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बन रही है? स्थिति एक्चुअली में कुछ तो मैं जो यहाँ के राजस्थान प्रदेश के रहने वाले निवासी है, उन लोगों की तो गलती है ही कि धन के लालच में जो मूल पर्यावरण, नदियाँ, तालाब, हमारी जो संस्कृति है, जहाँ से हम पूजा पाठ पद्धति सारी जो है इस पर टिकी हुई है, पर्यावरण पर, वन्य जीव पर, उसको हम भूलते जा रहे हैं और हमारी लालची वृत्ति इस पर्यावरण विनाश का कारण बन रही। दूसरी तरफ वोटों की राजनीति ने इसका सत्यानाश ज़्यादा किया। सरकारें चाहे किसी भी की रही हो, उन्होंने वन और वन्य जीवों की, प्रकृति की परवाह बिल्कुल भी नहीं की, जंगलों को बर्बाद किया, वन्य जीवों को पर कहते हैं बाबूलाल जी, आप तो कह रहे हैं कि परवाह नहीं की सरकार, तो इतने बड़ा वन विभाग, पूरा मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, इतने बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, इतना बड़ा तामझाम है और चिंता भी बहुत करती है, ऐसे कहते हैं जिस तरह की खबरें आती हैं। साथ में बजट भी बहुत बड़ा है, फिर आप कैसे कहते हैं? नहीं, बजट तो राजस्थान सरकार के नज़र में, मेरी दृष्टि में जी तो वन विभाग कोई बजट विभाग ही नहीं है। अच्छा। सन मेरा ख्याल 84 या 85 के बाद में तो इस सरकार में नियुक्तियां पहली बार अभी 3 साल पहले हुई है, लगभग 1,000 कर्मचारियों की। 25-26 साल में कोई नियुक्तियां नहीं हुई, खाली हो गए जंगल, सारे लोग खाली हो गए। जी। तो इन 25 साल में नियुक्तियां नहीं हुई, अभी वापस ये परीक्षाएं हो रही है जी। तो वन विभाग सरकार की नज़र में कोई विभाग नहीं है। और 0.1%, मैं तो कहूँ ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है। आज शिकारियों के पास तो अत्याधुनिक संसाधन है जी, हाथ से चलने वाली आरा मशीनें हैं और घने हैं जो शिकारी टाइगर को, मोर को या अन्य वन्य जीवों को मार देते हैं। और इनके पास लकड़ी के सहारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं जी, वन विभाग के अंदर अफसरों की फौज बड़ी है, लेकिन ओरिजिनली जो वन के रक्षक है, वनपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है जी, जो ओरिजिनली वनों की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं रात और दिन, जी, उनकी तो कमी है। बाबूलाल जी, अभी बातचीत में आप ही बता रहे थे कि मानद, जिसमें सरकार को पैसा नहीं देना पड़ता, वन्य जीव प्रतिपालक मानद, उनकी भी नियुक्ति नहीं, क्या है ये? अब सरकार ने नाम तो मंगा लिए हैं जिला कलेक्टरों के और डीएफओ के मार्फत, लेकिन आज तक मेरा ख्याल 2 साल हो गए
ये स्थिति पिछले सरकार की थी, यही क्या है दिक्कत, क्या है इसमें तो उनको भाई पैसा वो तो नहीं लोग और उल्टी सेवा करते हैं जी। कि उस जिले की जो समस्या है वन्य जीव और वनों को लेकर के, उसको जिला प्रशासन या वन विभाग के दफ्तर तक पहुंचाते हैं ताकि वन विभाग चौकस रहे। उनके पास स्टाफ की कमी भी है तो उसकी पूर्ति करते हैं। नहीं बाबूलाल जी, इसके पीछे अवैध खनन करने वालों, जंगल काटने वालों और वन्य जीव के हत्यारों का कहीं कॉकस तो नहीं है जो ये वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति में? अब ये जवाब तो वन मंत्री या सरकार ही दे सकती है। आपको क्या लगता है? लेकिन ये नियुक्तियां नहीं होना, एक मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि सरकार पता नहीं क्यों इस नियुक्तियों में देर कर रही है। मतलब सारी लिस्टें फाइनल है, नियुक्तियां किसी की भी हो, चाहे सरकार अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करे। मैं तो समझता हूं कि विषय का विशेषज्ञ हो जो इस क्षेत्र में काम करे, वनों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, उन लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। जी, एक बड़ी बात आती है कि राज्य का पक्षी कहा जाता है गोंडावन, और गोंडावन को लेके आपने भी काफ़ी आवाज़ उठाई, और गोंडावन का जो प्रोजेक्ट है वो भी राजस्थान में चला, अब कहते हैं कि वो भी गुजरात जा रहा है। क्या है इसकी? 1982 में सरकार ने इसको राज्य पक्षी का गोंडावन को दर्जा दिया था जी। तब राजस्थान में इसकी संख्या लगभग 5000 हुआ करती थी। 5000। गोंडावन को राज्य पक्षी का दर्जा देने के साथ सरकार ने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और चरागाह जमीनें उद्योगों के लिए, खनन के लिए, बिजली घरों के लिए, स्कूलों के मैदानों के लिए अन्य लोगों को आवंटन कर दी, जो चरागाह क्षेत्र गोंडावन के प्रजनन केंद्र होते थे। जी जी। अब केवल गोंडावन राजस्थान में सिमट के रह गया जैसलमेर में, और इसकी संख्या 50 के लगभग भी नहीं रही है, ये ऐसा मेरा दावा है। पिछली सरकार ने मेरी एक समाचार पत्र में मेरी खबर के आधार पर पिछली सरकार ने गोडाउन प्रोजेक्ट बना के 13 लाख रुपया का बजट भी आवंटित किया जी, लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऐसी आहट सुनाई दे रही है कि जैसलमेर में प्रोजेक्ट गोडाउन जो लगने वाला था, प्रजनन केंद्र, उसके गुजरात के कच्छ जिले में ले जाने की बात सुनाई दे रही थी। ये हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है और सरकार की सोच पर तरस आता है कि जो राज्य का पक्षी जिसको बना दिया गया, उसके प्रजनन केंद्र के लिए भी सरकार गंभीर नहीं। मलवान जी, आप तो पर्यावरणविद हैं, आम लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि पशु पक्षियों का और जीवों का और पेड़ों का हमारे सीधे जीवन में क्या महत्व है। क्या लगता है ये जो पशु पक्षी जो खत्म हो रहे हैं उससे हमारे मानव जीवन पे क्या असर पड़ता है? मानव जीवन में अगर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी, इनका उतना ही महत्व है जितना आपका हमारा है जी। प्रकृति ने जो इस सृष्टि की रचना जो की है, इसमें सबको बराबर का अधिकार दिया, छोटी से छोटी चींटी और बड़ा से बड़ा हाथी। उसमें बाघ, मोर, चिड़िया, सांप, नेवले, बिल्ले, कुत्ते, गाय, गिद्ध, सावन की डोकरियां, तितलियां, मेंढक। अब आप देखिए कई ऐसे वन्य जीव है जो बिल्कुल प्राय लुप्त, सावन की डोकरियां नजर नहीं आती है। मोरों की संख्या 30% रह गई। लोग मोर पंख को बेचने के लिए, मोर का मांस खाने के लिए मोरों की हत्या कर रहे हैं। कहते हैं आजकल तो जब कनागत आते हैं तो कौवे नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, पिंडदान के लिए कौवे नहीं मिलते हैं। कौवों के अलावा गिद्धों की संख्या 97% खत्म हो गई। 3% जो इस धरती का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, मरे हुए जानवरों को खा करके अपना पेट पालता है, उनकी संख्या कम होना चिंताजनक है। अगर मरे हुए जानवर गांव-गांव में पड़े रहेंगे तो महामारी फैल जाएगी। जी। तो ये जो बीमारी बढ़ने के कारण भी कहीं यही कारण तो नहीं है? तो पर्यावरण, पेड़, पर्यावरण, पानी, ये जो हमारी जीवन में जो एक रचा बसा सा या आदिकाल से जो संस्कृति है हमारी, उसका अभिन्न अंग रहा है। हम पर्यावरण की अनदेखी के कारण भी तो सारी विपदाएं, आपदाएं, भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, ये सब इसी का कारण है। चलो जी, बात पर्यावरण की अनदेखी बात बार बार उठती है और सरकार बड़ी सीरियस है क्लाइमेटिक चेंज को लेकर। फ्रांस में अभी पेरिस में पूरे दुनिया का सम्मेलन भी हो गया। हाँ, सेमिनार। और पूरी दुनिया चिंतित है कि जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उससे उथल पुथल जो मची हुई है। सरकार की भी खूब स्टेटमेंट तो बहुत नहीं, स्टेटमेंट तक ही सरकार सीमित है। जी, सरकार कह रही है लगातार अनुदान दे रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं दिया। मेरी ताज़ा जानकारी है कि राजस्थान में जो सबसे बड़ी पथमेड़ा वाली गौशाला है,
आज जो भीलवाड़ा में 23 गौशालाएं, पूरे राजस्थान में गौशालाएं, तो सारे व्यापारी वर्ग पर मिलकर बाबूलाल के अपनी ताकत जी से चला सरकारी रहे हैं। अधिकारी ये कहते हैं और कि कई गौशालाएं फर्जी हैं और फर्जी आंकड़े दिखा के वो अनुदान लेती शायद। मैं तो ये कह रहा हूं कि फर्जी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो। जो रजिस्टर्ड है वहां जाकर के पशु गिनिए और आप प्रामाणिकता के साथ जांच करने के बाद अनुदान जारी करिए। जो फर्जी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं वो तो गौ भक्त हैं, फिर गौशाला कहने को गो भक्त है, और बीकानेर में गो अभ्यारण्य बनाने की बात अभी 2 महीने पहले सरकार ने की थी जी। और मुझे तो आप बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई क्यों अनुदान नहीं दे रही है? आपके मैनिफेस्टो में गो मंत्रालय बनाने की बात थी और आज मंत्री अलग बना रखा है आपने। उसके बाद हुआ क्या? मतलब गौशालाओं को अनुदान तो दिया जाना चाहिए, जांच हो, जो फर्जी काम कर रहा है उसकी गिरफ्तारी हो। आज हिंगोनिया गौशाला में कितनी गायें रोज मर रही है जयपुर में, रोज अखबार की सुर्खियों में आता है। एक ट्रक चारे की आती है, 4 बार बिल बन जाता है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। क्या लग रहा है कि मैंने जिस तरह से वन को लेकर सरकारी उपेक्षा है वैसे ही गायों को लेकर भी है? देखो साहब, वनों की कमी तो सामने है कि जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ गया, सारी ऋतुएं चेंज हो गई। आज किसान रो रहा है कि उसने खेती हाँक दी और बीज डाल दिया और फसल नहीं हुई जी। सवाल ये कि आप बीमा भी करा दोगे, पर ऐसा इंतजाम करिए ना कि आदमी खुशहाल रहे। खुशहाल तब रह सकता है कि जंगल बचे, जानवर अपने हक का उसको भी खाने पीने को मिले। पर सवाल ये, प्रकृति का विनाश आप करेंगे तो आप स्वयं को विनाश भुगतना पड़ेगा। राजस्थान जैसे अनेक, आपके जयपुर ले लीजिए, अनेक जिलों में आज भी भूकंप की 8 सुनाई देने लगी जी। ये क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है जी। पहले बहुत कम थी। हाँ, पहाड़ को काट रहे हैं, नदियों को बर्बाद कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसी कोई नदी नहीं है, ऐसा कोई तालाब नहीं है जिसकी सीमा कम हुई हो और भराव क्षमता कम हो गई हो। सारे तालाबों की जमीनें बेचने में। क्या बाबूलाल जी लगता नहीं है कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था या राजतंत्र था तब ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित था? ये प्रजातंत्र आने के बाद एक्चुअली में उस समय, और आज भी विदेशों में हम जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, मेरा ये मानना है कि कानून बना है उसकी पालना होती है। हमारे यहाँ कानून बना है वो केवल शो पीस है। आज राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने वाले शिकारी खुलेआम घूमते हैं, गैर जमानती मामला है। मैंने सैकड़ों एफआईआर दर्ज कराई है जी, कोई कार्रवाई नहीं। भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर, बूंदी, सर्वाधिक मोरों की हत्या हुई है बूंदी में, अजमेर, झुंझुनू। आखिर में मोरों को ऐसा क्यों मारा जा रहा है? मोरपंख की सरकार ने बिक्री पर छूट दे रखी है, गोदाम भरे पड़े हैं आपके जयपुर में मोरपंखों के। डेनमार्क, फ्रांस, जापान में एक मोरपंख 700 रुपये में बिकता है। तो सरकार इससे कमाई करती है। और परिवहन एक दूसरे से जगह ले जाने पर भी छूट है। तो चल रहा है, जनहित याचिका के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे लिए न्यायालय। और पर बाबूलाल जी एक और बात है, ये मोर की बात बताई, लेकिन गायों के मामले में तो ये है कि पॉलीथीन के बैग्स खा के भी गायें बहुत मर रही हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।